अब हमारा जो अगला चैप्टर है ये है चैप्टर 5। तो चैप्टर 4 तक हमने देख लिया था। अब चैप्टर 5 हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे प्राकृतिक प्रकोप, और इस प्रकोप में भी बाढ़, सूखा, चक्रवात और भूस्खलन को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है इसमें संभावित प्रश्न, पहला प्रश्न है बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन, प्राकृतिक प्रकोप का विवेचना कर उसके कारण एवं प्रबंधन के उपायों का वर्णन करें। तो इसमें प्रकोप का विवेचना करके उसका कारण बताना है और इसके प्रबंधन के उपाय भी बताने हैं। तो इसे भी देखते हैं। सामान्यतः बाढ़ का तात्पर्य एक विस्तृत भूभाग का विभिन्न कारणों से जलमग्न हो जाना होता है। तो बाढ़ का अर्थ क्या हो गया? तो कोई भी एक क्षेत्र, कोई भी निश्चित क्षेत्र जहाँ पे किसी भी अलग कारण से वो क्षेत्र का जलमग्न जो होना है, यही बाढ़ कहलाता है, जिससे क्षेत्र विशेष में जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। तो बाढ़ आने से जान माल का नुकसान होता ही है। इस कारण बाढ़ को आपदा के संदर्भ में वर्गीकृत किया जाता है। अगर किसी भी चीज़ से अगर जान माल की हानि होती है तो उसको हम आपदा में वर्गीकृत करते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देश का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो किसके अनुसार? भारतीय मौसम विभाग, इसके अनुसार देश का लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये बाढ़ से प्रभावित है। फिर आगे क्या है? देश के निम्न क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो कौन कौन सा क्षेत्र जो ये बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यह देश का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। लगभग 60% ये वाला जो क्षेत्र है ये बाढ़ से ग्रसित रहता है। फिर है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, कावेरी, महानदी इत्यादि के मुख्यतः डेल्टाई भागों में बाढ़ आती है। तो इन नदियों के डेल्टाई भाग में बाढ़ आती है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। फिर है राजस्थान का क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली नदियों के अपवाह तंत्र का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। तो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे नदियों के अपवाह तंत्र का विकास नहीं हो पाया है, जिस कारण से वर्षा की मात्रा में वृद्धि होने पर इन नदियों का जल स्तर ऊपर उठ जाता है और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के कारण राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में भी वर्षा की मात्रा अनायास किसी वर्ष बढ़ जाती है। जैसे आपको देखने को मिला होगा पिछले ही वर्ष राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आ गया था। तो इन क्षेत्रों में क्या हुआ है? तो नदियों के अपवाह तंत्र का विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण वर्षा के समय इन नदियों में जल का स्तर जो ये ऊपर उठ जाता है और आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन भी एक कारण है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में जो राजस्थान जैसा शुष्क क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना थी ही नहीं, तो उन क्षेत्रों में भी अभी आपको बाढ़ देखने को मिलता है। उसके बाद है बाढ़ के कारण। तो बाढ़ के क्या क्या कारण हैं, किस कारण से बाढ़ आते हैं? तो पहला है अतिवृष्टि, अर्थात अत्यधिक वर्षा। वृष्टि का अर्थ हो गया वर्षा। तो अत्यधिक वृष्टि के कारण भी बाढ़ आता है। बादलों का फटना, अल्प समय में वर्षा अधिक्य। तो बादल का फटना अर्थात बहुत ही कम समय में इतनी अधिक बारिश हो जाना कि वो बाढ़ का कारण बन जाए। फिर है चक्रवातीय वर्षा, नदी तली में गाद का जमा हो जाना। यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाएगा। पहला तो चक्रवाती वर्षा, इसके कारण भी बाढ़ आता है। फिर दूसरा नदी तली में गाद का जमा हो जाना। अगर ये नदी इस प्रकार से बह रही है और इसके कहीं भी गाद जमा हो गई तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा पानी से भर जाएगा, जिसके कारण ये पानी इधर उधर बहने लगेगा, तो इससे भी ये बाढ़ लाएगा। तो नदी तली में गाद का जमा होना, और यहाँ पे और एक पॉइंट है चक्रवातीय वर्षा। फिर नदियों के विसर्पों में व्यवधान का उत्पन्न होना। तो वही मैंने बताया, जिस प्रकार से गाद का जमा हो जाना होता है उसी प्रकार से नदियों के विसर्पों में व्यवधान का उत्पन्न होना। इस प्रकार से नदी जा रही है और इसके आगे रास्ते में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ गई, तो जिसके कारण भी ये क्षेत्र भर के इधर बहने लगेगा। फिर है भौम जल स्तर का ऊंचा होना। तो भूमिगत जल का अगर स्तर ऊंचा हो जाता है तो भी बाढ़ का कारण बनता है। भूस्खलन के कारण नदियों में अवरोध का उत्पन्न होना। तो भूमि के स्खलन होने के कारण भी नदी में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और इसके कारण आपने देखा भी होगा कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कितनी ज़्यादा बाढ़ आई थी। और बेहतर 3 नगरीकरण में वृद्धि। और नगरीकरण में सही से एक विन्यास ना बना करके जैसे मन तैसे करके
नगरीकरण में वृद्धि कर दी जाती है, जो भी बाढ़ का कारण बनती है, क्योंकि ऐसे में पानी का जो निकास है ये सही से नहीं हो पाता है और उन क्षेत्रों में बाढ़ ले आती है। तो ये हो गया बाढ़ के कारण। अब है बाढ़ से बचाव के उपाय। तो पहला उपाय है बाढ़ के जल को रोकने हेतु मजबूत बांध तथा संचयन बेसिन का निर्माण। तो बाढ़ को रोकने के लिए एक बेसिन का निर्माण करना पड़ेगा, संचयन बेसिन का, जिसमें हम संचय करके अर्थात जमा करके पानी को रख सके इस प्रकार से। उसके बाद गाद की सफाई, तटबंधों को मजबूत बनाना, नहरों का निर्माण कर नदी का प्रणालीकरण करना। उसके बाद नदी जोड़ो अभियान के द्वारा भी और सरकारी प्रयास। फिर 1954 में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को अपनाया गया, डीवीसी का निर्माण किया गया और भांगड़ा नागल आदि परियोजना का भी निर्माण किया गया। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन का निर्माण किया गया, क्योंकि जो दामोदर नदी है ये हमेशा पश्चिम बंगाल में बाढ़ लाती थी, जिसके कारण दामोदर को बंगाल का सूख भी कहा जाता है। तो इसी कारण इसमें दामोदर घाटी परियोजना चलाई जा रही है और अभी इसमें से बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। इसमें से पहला तो बाढ़ नियंत्रण हुआ ही, और सही मात्रा में भी पानी का भी उपयोग हो रहा है, इसका बिजली की भी आपूर्ति हो रही है। फिर अगला है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976। इसके तहत बाढ़ प्रवक्ता क्षेत्रों का समुचित संरक्षण से संबंधित कई उपायों का क्रियान्वयन किया गया। तो बाढ़ आयोग का स्थापना कब किया गया? 1976 में। और इसके तहत क्या क्या कार्य किए गए? तो बाढ़ प्रवक्ता क्षेत्रों का समुचित संरक्षण से संबंधित कई उपायों का क्रियान्वयन किया गया। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम 1990, इसके माध्यम से विभिन्न बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सूचना केंद्र की स्थापना की गई। तो जहाँ भी बाढ़ आते हैं उन क्षेत्रों में सूचना केंद्र की स्थापना की गई, और किसके माध्यम से? तो बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से, और ये 1990 में प्रारंभ हुआ था। फिर नदी जोड़ो। तो नदी जोड़ो में केन बेतवा तत्कालीन उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, अर्थात दो नदियों को जोड़ा जाता है इसमें। तो मान लीजिए ये कोई नदी है और ये और ये अलग नदी है जिस प्रकार से जा रही है। अगर मान लीजिए कि इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी है और इसमें बहुत ही कम पानी है, तो ऐसे में इन दोनों नदी को अगर जोड़ दिया जाएगा तो इन दोनों में पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी और इससे बाढ़ की भी समस्या नहीं आएगी। तो बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो संचयन का निर्माण किया जा सकता है, बेसिन संचयन का निर्माण, फिर गाद की सफाई करके, तटबंधों को मजबूत करके, नहरों का निर्माण करके और नदी का प्रणालीकरण करके, नदी जोड़ो अभियान के द्वारा, और जिसमें कि केन बेतवा एक उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। फिर सरकारी प्रयास में क्या क्या है? तो 1954 में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम को अपनाया गया और डीवीसी का निर्माण तथा भांगड़ा नागल आदि का निर्माण किया गया। फिर राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई 1976 में, और इसके तहत बाढ़ प्रवक्ता क्षेत्रों का समुचित संरक्षण के तहत कई उपायों का क्रियान्वयन किया गया। फिर बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम 1990 में लाया गया, जिसमें जहाँ भी बाढ़ आते हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र जो भी है, वहाँ पे सूचना केंद्र की स्थापना की गई। और उसके बाद है अगला सूखा। तो सूखा में क्या है? किसी क्षेत्र विशेष की सूखा से तात्पर्य वहाँ सामान्य से कम वर्षा का होना होता है, जिससे भूमिगत जल की क्षमता भी कम होती जाती है और जिसका विपरीत प्रभाव वहाँ के जैविक जीवन पर पड़ता है। इसी कारण सूखा को भी एक आपदा के संदर्भ में व्याख्यायित किया जाता है। तो यदि किसी भी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होती है, अर्थात 25% से कम वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र को हम सूखा कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है? सूखा से भूमिगत जल की क्षमता जो है ये कम होती जाती है। अगर वहाँ बारिश ही नहीं होगी तो फिर वहाँ पे भूमिगत जल स्तर कैसे बढ़ेगा? तो इससे भूमिगत जल स्तर जो है ये कम होती जाती है, और जिसका प्रभाव किस पे पड़ता है? तो जैविक जीवन पे, वहाँ के जो भी लोग हैं या फिर जो भी जीव जंतु हैं उन पर उसका असर पड़ता है। इसी कारण सूखा को एक आपदा के रूप में व्याख्यायित किया गया है। तो मैंने बताया कि अगर किसी भी ऐसे विपदा से जान माल की हानि होती है तो फिर उसे आपदा घोषित किया जाता है। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति निर्मित होती है, और जब वर्षा में 50% की कमी हो जाती है तो इसे भयंकर सूखा की श्रेणी में रखा जाता है। अगर 25% से कम वर्षा हो रही है, अर्थात जितनी भी बारिश होती है
जैसे कि 100% बारिश हो रही है तो उससे 25% कम अर्थात 75% बारिश हो रही तो ये सूखे की स्थिति होगी। और जब 50% से भी कम अर्थात आधे से भी और कम वर्षा होगी तो इसे भयंकर सूखा श्रेणी में रखा जाएगा। इनके अनुसार भारत में सूखा के कारणों का 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो 3 कारण कौन कौन से हैं? 3 प्रकार। पहला है मौसमी सूखा, दूसरा है जलीय सूखा और तीसरा है कृषि सूखा या फिर मृदा सूखा। तो मौसमी सूखा देखते हैं। इस प्रकार की सूखा में वर्षा सामान्य से कम होती है और इस प्रकार की स्थिति मुख्य रूप से भारत में शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और जहाँ वर्षा तो कम होती ही है, साथ में 2 वर्षाकाल के मध्य अंतराल भी लंबा होता है। तो मौसमी सूखा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? जहाँ पे वर्षा सामान्य से कम होती है, अर्थात आप देखेंगे तो भारत के राजस्थान के पश्चिमी इलाके में यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है। पूरा राजस्थान ही देखेंगे तो वहाँ पे वर्षा कम होती है, सामान्य से कम। तो ये इस प्रकार की स्थिति मुख्य रूप से भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो जो राजस्थान है और दक्षिण हरियाणा और पंजाब है, ये वाला जो क्षेत्र है ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में ही शामिल है। और यहाँ पे वर्षा तो कम होती है और साथ में जो 2 वर्षाकाल के मध्य अंतराल होता है ये भी लंबा होता है। अर्थात अभी जैसे कि जून में होता है वर्षा प्रारंभ और उसके बाद नेक्स्ट जब भी वर्षा काल आएगा तो उसमें जो समय है, बीच का जो गैप है, ये काफ़ी ज़्यादा होगा। फिर है जलीय सूखा। प्रायः जब मौसमी सूखा 2 या 3 वर्षों तक लगातार बना रहता है, तो जब मौसमी सूखा 2 या 3 वर्षों तक लगातार बना रहता है तब नदियाँ, झील, जलाशय, कुआं इत्यादि सूखने लगते हैं। तो आपने देखा होगा कि हाल ही के कुछ वर्षों में झारखंड में भी कई क्षेत्रों में लगातार वर्षा नहीं हो रही है, अर्थात 2 या 3 सालों से ये सूखा है। तो उन क्षेत्रों में नदी, झील, जलाशय, कुआं इत्यादि सूखने लगते हैं, तो उसे ही जलीय सूखा कहा जाता है। उसके बाद अगला है कृषि सूखा या फिर मृदा सूखा। तो जब मौसमी सूखा 4-5 वर्षों तक बनी रहती है तब ऐसी स्थिति में भौम जलस्तर नीचे गिरने लगता है या फिर नीचे चला जाता है। मिट्टी की आर्द्रता समाप्त होने लगती है और जिनसे कृषि कार्य के साथ साथ अन्य समस्याएं विकराल हो जाती है, फलतः अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब किसी क्षेत्र में 4 से 5 वर्षों तक वर्षा नहीं हो रही है तो उस क्षेत्र में जो भूमिगत जल का स्तर है वो क्या होगा? वो धीरे धीरे और नीचे चला जाएगा और इसके फलस्वरूप जो मिट्टी है उसकी आर्द्रता अर्थात नमी ये धीरे धीरे कम होती जाएगी और वनस्पतियाँ सूखने लगेंगी और इसके साथ ही साथ अन्य समस्याएं भी विकराल हो जाएंगी, फलतः अकाल की स्थिति निर्मित हो सकती है। फिर भारत के प्रमुख सूखा प्रभावित क्षेत्र। भारत के राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड, पश्चिमी हरियाणा एवं पंजाब, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश इत्यादि अति सूखे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी घाट का पवन विमुखी क्षेत्र, तेलंगाना एवं रॉयल सीमा पठार, उत्तरी तमिलनाडु का बोलोगिर, कालाहांडी जिले जो कि उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा का एक जिला है, एवं दक्कन पठार के क्षेत्र तथा दक्षिण छोटानागपुर की मध्यम एवं कम सूखे के क्षेत्र में दक्षिणी छोटानागपुर को मध्यम एवं कम सूखे के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। झारखंड का पलामू, गढ़वा इत्यादि ये सभी जो क्षेत्र है ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो कौन कौन सा क्षेत्र आ गया? राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड, हरियाणा, फिर पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश इत्यादि। और पश्चिमी घाट का पवन विमुखी क्षेत्र अर्थात जिस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है सबसे पहले मानसून के प्रारंभ होने के समय अर्थात दक्षिणी पश्चिम मानसून से, ये हो गया पश्चिमी घाट। ये हो गया यहाँ पे इधर वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा की मात्रा उतनी नहीं पहुँच पाती है जिसके कारण इसे पवन विमुखी क्षेत्र कहा जाता है। फिर तेलंगाना एवं रॉयल सीमा का क्षेत्र, उत्तरी तमिलनाडु का बोलोगिर, कालाहांडी जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, उड़ीसा का ये जिला है, और दक्कन के पठार के क्षेत्र तथा दक्षिणी छोटानागपुर को मध्यम एवं कम सूखे के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और झारखंड का पलामू वाला जो क्षेत्र है और गढ़वा ये दोनों ही जिला यहाँ पे वर्षा कम होती है, इसके कारण पलामू को झारखंड का जैसलमेर भी कहा जाता है, जैसलमेर। तो यहाँ पे हमने सिर्फ देखा बाढ़ और सूखा, और प्रश्न में पूछा गया था चक्रवात और भूस्खलन। तो ये वाला जो है हम आगे के प्रश्नों में भी देख लेंगे तो
हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार से एक ही साथ प्रश्न पूछा जाता है तो हम आगे के जो प्रश्न में देखेंगे चक्रवात और भूस्खलन के बारे में, तो आप इसी में मिला करके इस प्रकार से भी लिखेंगे तो चलेगा। तो सबसे पहले इसमें मैंने बाढ़ बता दिया, उसके बाद इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि उसके कारण और प्रबंधन के उपायों का वर्णन करें। तो पहले तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के बारे में फिर मैंने बताया, और उसके बाद बाढ़ के कारण और इससे बचने के उपाय। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, जैसा क्वेश्चन डिमांड करता है उसी प्रकार से आपको आंसर भी देना है। तो ये प्रश्न भी हमारे यहाँ पे समाप्त होता है।